हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुणाल इंस्पायरिंग पर। और आज हम अपने पॉलिटी सेशन को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की पॉलिटी क्लास के अंदर हम संविधान के भाग 1 को पढ़ने वाले हैं। संविधान का भाग 1, जिसे हम संघ और इसके क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसके अंदर भारतीय संविधान के शुरू के 4 अनुच्छेद आते हैं। तो इन्हीं 4 अनुच्छेदों को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। दरअसल इस भाग से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न तो आते हैं, पर जो अभ्यर्थी हैं वो डाउटफुल रहते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में कौन सा अनुच्छेद क्या कह रहा है। तो आज हम वही ठीक से समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी डाउट होंगे वो भी सब हम क्लास के अंदर आज क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आज हम संविधान के अनुच्छेद 1 को शुरू करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया यानी कि भारत, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 की यह लाइन 2 चीजें दर्शा रही है। यह बता रही है, एक तो देश का नाम, वही दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार। पहली लाइन को शुरू करते ही हमें यह पता लग जाए कि इंडिया यानी कि भारत, यानी कि भारत इंडिया है और इंडिया ही भारत है। तो इससे हमें पता लग जा रहा है कि जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं उस देश का नाम इंडिया है या फिर भारत है। वहीं इसके आगे की आधी लाइन हमें यह राज्य पद्धति का प्रकार बता रही है। राज्य पद्धति के प्रकार में यह बता रही है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत राज्य किसी भी प्रकार से राज्यों के समझौते का करार नहीं है। भारत अखंड है। भारत को विभिन्न राज्य क्षेत्रों में बांटा गया है, और इसे विभिन्न राज्य क्षेत्रों में इसलिए बांटा गया है ताकि प्रशासनिक कार्यों को सुलभता से किया जा सके। तो इसीलिए दूसरी बात हमें राज्य पद्धति के प्रकार को बता रही है। साथ ही दूसरी बात यह भी दिखा रही है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत के अखंड होने की वजह से उन्हें भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। वह कुछ भी करे लेकिन उन्हें भारत का हिस्सा बनकर ही सारे काम करने पड़ेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 2 बातें बताता है, एक देश का नाम, दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार। जैसे कि हम अमेरिका में देखते हैं, दरअसल जो अमेरिका है, अमेरिका राज्यों के समझौते के बाद बना था। अमेरिका के सभी राज्यों ने आपस में समझौता करा था और अंततः अमेरिका नामक देश आया था। साथ ही वहां की व्यवस्था में यह भी है कि वहां पर दोहरी नागरिकता है, देश की अलग नागरिकता है, वही राज्यों की अलग नागरिकता है। साथ ही साथ देश के जो फैसले होते हैं वो बाद में लागू होते हैं, लेकिन वहां के जो राज्यों के जो निर्णय होते हैं, जो कानून होते हैं, उन्हें ज्यादा प्राथमिकताएं दी जाती है। चलिए अब हम इसके आगे और समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 कुछ क्षेत्रों के प्रकारों को बताता है, और इसके अंदर 3 प्रकार के भारत के क्षेत्र बताए जाते हैं। तो राज्यों का संघ है, तो किस प्रकार के राज्य होंगे इसके अंदर, अब हम वो समझते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होंगे राज्यों के क्षेत्र। राज्यों के क्षेत्र का मतलब है कंप्लीट स्टेट। जैसे कि हम जानते हैं जो पूरे पूरे राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि इत्यादि, तो ये सभी पूरे राज्य हैं, तो ये राज्यों के बारे में बता रहे हैं। वही दूसरी बात है, इसके अंदर संघ क्षेत्र भी होंगे। संघ क्षेत्र यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का शासन रहेगा, जैसे कि दिल्ली। वहीं इसके अलावा तीसरे प्रकार के क्षेत्र भी होंगे। ये क्षेत्र वह क्षेत्र होंगे जिन्हें भारत सरकार कभी भी किसी भी समय अपने स्वेच्छा से अधिकृत कर सकती है। तो यह तीसरे प्रकार के क्षेत्र है। तो संविधान का अनुच्छेद 1 3 प्रकार के क्षेत्रों को बताता है। राज्यों के क्षेत्र यानी कि जो कंप्लीट स्टेट्स होंगे, जो अपने फैसले खुद ले सकते हैं स्वेच्छा से, वहां की अपनी एक अलग सरकार होगी, उन्हें स्वायत्तता दी जाएगी, परंतु कुछ मर्यादाओं में रहने के बावजूद। दूसरा है संघ क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज, ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रत्यक्ष रूप से केंद्र शासन रहने वाला है। तीसरे क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जिन्हें भारत सरकार कभी भी अपनी मर्जी से अधिकृत कर सकती है। तो यदि हम वर्तमान स्थिति को देखें तो वर्तमान स्थिति में भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यह लाइन सुनने के बाद काफी सारे लोगों के मन में डाउट आया होगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे। बहुत सारे लोगों को परिवर्तनों के बारे में साथ साथ पता नहीं चलता। दरअसल हम कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को अवॉइड कर देते हैं। यदि आपको पता है तो यह बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता। दरअसल मैं अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर भी ये चीजें देखता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले भारत के 29 राज्य हुआ करते थे। जब तेलंगाना को बना लिया गया था तो उसके बाद 29 राज्य हो गए थे। लेकिन पिछले साल जब जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक लाया गया था तो उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इस स्थिति के अंदर 29 राज्यों में से एक राज्य कम हो गया था और 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई थी।
अब आप यह कहेंगे कि 2 यूनियन टेरिटरीज बड़ी थी, तो इस स्थिति में केंद्र शासित प्रदेश तो 9 होने चाहिए, क्योंकि पहले 7 यूटीज हुआ करते थे। तो हुआ कुछ इस प्रकार, जब जम्मू कश्मीर का संशोधन किया गया तो उसके बाद एक संशोधन और किया गया, और वह संशोधन यह था कि दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप को एक साथ मर्ज कर दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया था। तो वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब हम संविधान के अनुच्छेद 2 को समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 2 भारत सरकार को कुछ विधि से, कुछ कानूनों के तहत रहते हुए नए राज्यों का प्रवेश करने की और उनकी स्थापना करने की स्वतंत्रता देता है। इसके अंदर 2 बातें छुपी हुई हैं, दोनों बातों को समझते हैं। पहली बात है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों के प्रवेश के अंदर हमारे संविधान का अनुच्छेद 2 यह बता रहा है कि भारत सरकार को यह अधिकार है कि यह उन राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अस्तित्व में है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो अस्तित्व में तो है परंतु भारत का हिस्सा नहीं है, भारत सरकार विधि के अनुसार ऐसे क्षेत्रों को भारत के राज्य क्षेत्र में, संघ क्षेत्र में शामिल कर सकती है। वहीं दूसरी बात यह कहते हैं नए राज्यों की स्थापना करने की बात, यानी कि ये दूसरी बात वह बात है जो ना तो अस्तित्व में है और ना ही भारत के हिस्से हैं। तो इन क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में भी अनुच्छेद 2 कहता है। तो अनुच्छेद 2 यहाँ पे यह कह रहा है कि जो राज्य वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, भारत सरकार उन्हें भी भारत में शामिल कर सकती है। यह शामिल कैसे करेगी? या तो ये भारत के अंदर किसी राज्य को पुनर्गठन कर देगी, यानी किसी हिस्से से तोड़ ताड़ के यह राज्य नया बना सकती है, या फिर ऐसा कोई क्षेत्र है जो भारत के बाहर है, उसके किसी क्षेत्र को भारत में शामिल करके किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है। तो यह नए राज्यों की स्थापना की बात थी। यहाँ 2 बात थी अनुच्छेद 2 में, नए राज्यों का प्रवेश करवाना। नए राज्यों का प्रवेश कराने का मतलब क्या है? जो अस्तित्व में है किंतु भारत का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें भारत में शामिल करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी बात है ऐसे राज्यों के बारे में जो ना तो भारत का हिस्सा है और जो ना ही अस्तित्व में है, तो अस्तित्व में लाया जाएगा, उसके बाद उनको भारत में शामिल कर लिया जाएगा। यह अनुच्छेद 2 कहता है। वहीं अनुच्छेद 3 को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें कई सारी बातें कही गई हैं, लेकिन हम सारी बातें आसानी से समझ लेंगे। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह नए राज्यों का निर्माण करे और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 हमें यह बता रहा था कि ऐसे राज्य शामिल किए जाए जो ना तो अस्तित्व में है, साथ ही ऐसे राज्य भी बनाए जाए जो अस्तित्व में नहीं है। तो दूसरा जो अनुच्छेद था वो नए राज्यों के बारे में कह रहा था, लेकिन अनुच्छेद 3 भारत के राज्यों के बारे में ही बात कर रहा है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण के बारे में कह रहा है, यानी कि भारत की सरकार को यह अधिकार है कि भारत के क्षेत्रों में से ही किन्हीं 2 राज्यों को मिलाकर, किसी एक राज्य में से कुछ हिस्सा निकालकर, किन्हीं 2 राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर, या किसी एक राज्य में किसी दूसरे राज्य का कुछ हिस्सा मिलाकर नया राज्य बना सकती है। वहीं साथ ही इसके अलावा यह दूसरी बात यह कह रहा है कि भारत की सरकार को, संसद को यह भी अधिकार है कि वह वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन करे। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 3 भारत सरकार को यह भी अधिकार दे रहा है कि यह किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, यानी कैसे भी किसी भी राज्य की सीमा का परिवर्तन कर सकती है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 3 भारत सरकार को यह अधिकार भी दे रहा है कि भारत सरकार किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत कुछ शर्तें भी हैं और इन शर्तों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि इन शर्तों का पालन ना किया जाए तो अनुच्छेद 3 के तहत किए गए कार्य अवैध भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 3 की मुख्य शर्त यह है कि इस प्रकार का यदि कोई भी कार्य किया जाएगा तो उस कार्य को करने के लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी। तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी, उसके बाद ही वह प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं दूसरी बात यह भी है कि भारत का राष्ट्रपति उस राज्य की राय लेने के लिए उस प्रस्ताव को उस राज्य के विधानमंडल में भेज देता है और उस राज्य के विधानमंडल को एक निश्चित समय के तहत उस प्रस्ताव पर अपना जवाब देना होता है। लेकिन उस राज्य से आए हुए सलाह को भारत सरकार और भारत राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, भले ही वह अपना सुझाव निश्चित समय के तहत दे दे। अगर वह अपना सुझाव निश्चित समय के तहत दे भी देता है तो भी भारत सरकार का, भारत के राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि भारत का राष्ट्रपति यदि चाहता है किसी क्षेत्र पे संशोधन कर दिया जाए
तो वह संशोधन होकर ही रहेगा। वहीं अगली बात एक ध्यान देने वाली यह भी है कि अनुच्छेद 3 से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि संविधान भारत की सरकार को भारत के नक्शे का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार दे देता है। साथ ही साथ इससे यही पता लग जाता है कि जो भारत है वो विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, यानी कि यूनियन एक ही है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कभी भी हो सकता है, उनके नामों में परिवर्तन हो सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भारत की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही कोई भी राज्य भारत के क्षेत्र को छोड़कर बाहर भी नहीं जा सकता। यहाँ पे देखने की बात यह भी है, एक प्रश्न उठता है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे उनके मन में एक प्रश्न ये भी आएगा कि यदि भारत की सरकार भारत के राज्यों के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकती है, तो क्या भारत की सरकार भारत के किसी भी क्षेत्र को विदेश को भी सौंप सकती है? अगर ये प्रश्न आपके मन में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रश्न आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी एक मामला है, उसको भी समझ लेते हैं। यह अनुच्छेद 3 यह भी व्यवस्था करता है कि भारत की सरकार कभी भी भारत के क्षेत्र को कम नहीं कर सकती, यानी कि भारत का क्षेत्र कम नहीं होगा, लेकिन भारत के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है किसी भी तरह से। साथ ही यदि भारत की सरकार किसी भी क्षेत्र को विदेश को सौंपती है तो उसके लिए भारत की सरकार को अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन करना होगा, और यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत होता है। इसको समझने के लिए चलिए अब हम अनुच्छेद 4 में चलते हैं। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन किया जाएगा वह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 को तो हमने समझ लिया था, अनुच्छेद 368 को समझते हैं। दरअसल अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 368 यह बताता है कि संविधान में संशोधन किस किस प्रकार से किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक बात यह भी आती है कि इससे यह पता लगता है कि इस प्रकार का यह जो भी संशोधन होगा यह संसद के अंदर साधारण बहुमत से पास हो सकता है। इसके लिए किसी प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह भी है कि अनुच्छेद 3 में हमें राज्यों में परिवर्तन करने के लिए, निर्माण के लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत ज्यादा आवश्यक था, ठीक है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंदर कोई भी प्रस्ताव होता है वह पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद ही उसके आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाता है। तो अनुच्छेद 4 साफ साफ शब्दों में यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं होगा। लेकिन अगर भारत सरकार किसी भी राज्य को या भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी विदेश क्षेत्र को सौंपती है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाएगा। इसीलिए किसी भी राज्य को या किसी क्षेत्र को विदेश को देने की बात इन दोनों अनुच्छेदों में की ही नहीं गई है। यदि भारत सरकार कभी भी किसी क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र को देगी तो उस स्थिति में संविधान की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन करना होगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अनुसूची 1 और 4 वास्तव में है क्या? भारत के संविधान की अनुसूची 1 भारत के राज्य और इसके केंद्र शासित प्रदेशों को बताती है। यदि हम किसी क्षेत्र को किसी विदेश को सौंप रहे हैं तो उसके लिए हमें उस क्षेत्र में यानी कि उस राज्य में या उसके केंद्र शासित प्रदेश के अंदर संशोधन करना होगा, और यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। वहीं इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि अनुसूची 4 में क्या है, तो अनुसूची 4 के अंदर देश की राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है, यानी कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी जाएंगी इसके बारे में बताया गया है। मान लीजिए अगर कोई पूरा का पूरा राज्य क्षेत्र किसी विदेश को सौंप दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुसूची 4 में परिवर्तन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी राज्यसभा सीटें जो थी वो अब खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि वो राज्य अब विदेश के पास चला गया है। वहीं अगर किसी राज्य का कोई क्षेत्र भी विदेश को दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी राज्य की राज्यसभा सीटों में परिवर्तन किया जाएगा, तो उसके लिए भी जरूरी है कि अनुसूची 4 में भी संशोधन किया जाए। तो अगर कभी कोई राज्य किसी विदेशी राज्य को सौंपा जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा, और साथ ही उसके लिए संविधान की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन किया जाएगा। तो यह था हमारा संघ और उसका क्षेत्र यानी कि संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। आज हमने इन चारों अनुच्छेदों को इस क्लास में अच्छे से समझा। अगर इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन है तो वह क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसके जवाब जरूर दिए जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने व्यूज कमेंट में नीचे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।